हेलो फ्रेंड्स, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। माफ़ करिएगा साथियों कि बीच बीच में थोड़ा गैप हो जाता है, पर अब मैं प्रयास करूंगी कि थोड़ा जल्दी जल्दी हम इस काम को भी निपटा दें। पिछले वीडियो तक हमने समझा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अब निष्पक्ष होकर के सेबी से कहा कि पिछली जितनी भी कार्रवाइयां हैं उन सबको आप भूल जाइए। अब नए सिरे से आप जो है PACL की इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए और फिर उसका जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो सबको स्वीकार होगा। तो इसलिए सेबी ने अब नए सिरे से स्टार्ट कर दिया, तो हम पढ़ेंगे आज उसकी प्रोसीडिंग कि अब पिछला सब कुछ हटा करके अब क्या हुआ, अब दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ, राजस्थान हाई कोर्ट में क्या हुआ, अब उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये नए सिरे से हो रहा है सब कुछ। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सेबी को, तो सेबी ने सबसे पहले 18 मार्च 2013 को PACL को एक लेटर भेजा और उससे ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और बाकी सारी जानकारियां मांगी, यानी कंपनी, डायरेक्टर, इन सब की जितनी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो सब मांगी। और 22 मार्च 2013 को PACL ने ये सब सौंप दिया सेबी को। इसके बाद सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी, अपनी ये जांच पड़ताल चालू करके सेबी ने बहुत कुछ PACL से मांगा। उसकी लिस्ट जो है नीचे है। तो एक तो इन्होंने मांगा कि डिटेल पूरी स्कीम और प्लान जो भी यहाँ पे चलते थे इनके अंतर्गत आज तक, शुरुआत से लेके आज की तारीख, यानी कि ये मार्च तक के लिए बोल रहे हैं, मार्च 2013 तक शुरुआत से लेके टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ निवेशकों द्वारा। इसके अलावा कैसे इन्वेस्टमेंट हुआ, मोड ऑफ पेमेंट यानी चेक से, DD से, नगद से, कैसे कैसे आपने लिया, क्या क्या उनके पास अवेलेबल रहते थे मोड, कि निवेशक किस किस प्रकार से भुगतान कर सकता है। इन सब के अलावा जो है सेबी ने प्रत्येक स्कीम की जानकारियां मांगी। हर एक स्कीम में जो भी शर्तें लागू थी ये कॉपीज मांगी इन्होंने। माइन्यूट बोर्ड और कमिटी मीटिंग, जब मीटिंग हुई थी तो आप लोगों ने क्या रेजोल्यूशन लिया था कि हमको किस प्रकार से निवेशकों से पैसा लेना है, और टेन्यूअर यानी कितने कितने टाइम पीरियड का आपके पास खाते रहते थे, कोई 1-2 साल करे, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने कितने साल का, स्टेटस क्या था इनका, टर्म क्या था, उनकी शर्तें क्या है स्कीमों की, एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोगों से भरवाए जाते थे, ब्राउचर्स, पैम्पलेट और जो भी अदर चीज़ें लगती थी वो, और सर्कुलर क्या था एजेंटों के लिए, और एग्रीमेंट क्या बनता था PACL और निवेशकों के बीच में, जो लिखित में आप लोग का करार होता था, यानी जो बॉन्ड है, बॉन्ड के पीछे जो जनरल कंडीशंस रहती हैं वो माना जाता है आप लोगों के मध्य का करार, वो मांगा। इसके अलावा ईयर वाइज क्वांटम ऑफ फंड्स रेज्ड थ्रू द स्कीम और प्लान, यानी कि हर साल लगभग, यानी 1996 से लेकर के 2 मार्च 2013 तक हर साल आपको कितना, मतलब आपने हर साल निवेशकों से लिया, एक एक साल का आप अमाउंट बताइए स्कीम और प्लान से। इसके अलावा निवेशकों ने, मतलब हर साल कितने निवेशक आपके यहाँ पे पैसा जमा किए, उनकी संख्या, उनके नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ID प्रूफ। इसके अलावा जो है इन लोगों ने लिस्ट मांगी, जो ब्रांच ऑफिस हैं उनकी लिस्ट मांगी गई, रजिस्टर्ड ऑफिस उनकी लिस्ट मांगी गई जहाँ से निवेशकों से पैसे लिए जाते थे। ईयर वाइज डिटेल मांगी गई कि एजेंटों को कितनी आपने कमीशन दी और कर्मचारियों को कितनी आपने सैलरी दी, ये सब चीज़ें इनसे मांगी गई। इसके अलावा प्रॉपर्टी की भी डिटेल मांगी इन लोगों ने, डिटेल ऑफ एरिया, लोकेशन एंड प्राइस ऑफ द टोटल लैंड एक्वायर्ड फॉर द स्कीम, यानी कि किसी भी हर एक स्कीम के अंतर्गत आप कौन कौन से एरिया अलॉट करते हैं, कहाँ लोकेशन में आप उसे एक प्लॉट को रखते हैं, उसकी प्राइस क्या रखते हैं, हर एक स्कीम के लिए उन्होंने पूछा। एरिया ऑफ लैंड अलॉटेड और सोल्ड टू द इन्वेस्टर,
कितना जो है एरिया आपने बेच दिया है निवेशकों को, यानी निवेशकों को जब आप रियल एस्टेट का काम करते हैं तो जाहिर सी बात है उनके कहने का मतलब था आपने दिया होगा निवेशकों को, तो कितना आप दे चुके हैं वो, नंबर ऑफ सच इन्वेस्टर्स हु हैव बीन अलॉटेड और सोल्ड द लैंड, कितना एरिया बेचा प्लस कितने निवेशकों को बेचा, इसकी जानकारी मांगी। डिटेल्स ऑफ डेवलपमेंट, क्या क्या डेवलपमेंट आपने की है। इसके अलावा सेल डीड मांगी उन्होंने, कॉपीज ऑफ द सेल डीड्स ऑन सैंपल बेसिस, सैंपल के तौर पे उन्होंने कॉपियां मांगी सेल डीड की, पूरी मतलब लिस्ट भी प्लस उनकी कॉपी भी। जैसे हम लोग को पीएसीएल ऑक्शन वेबसाइट में प्रॉपर्टी की लिस्ट भी दी जाती है, अब उसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो उसकी रजिस्ट्री की कॉपी भी मिलती है, तो उसी प्रकार से इन लोगों ने लिस्ट भी मांगी और कॉपीज भी मांगी। ईयर वाइज लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स हु वर अलॉटेड लैंड, यानी हर साल आपने कितने कितने निवेशकों को लैंड अलॉट किया है उसकी जानकारी मांगी। हु हैड रिसीव्ड पेमेंट ऑन मैच्योरिटी, किसने पैसा लिया उसकी मांगी। ऐसे निवेशकों की उन्होंने लिस्ट मांगी। हु हैव डिफॉल्टेड इन मेकिंग पेमेंट, यानी किस किस को आपने प्रॉपर्टी दी, किस किस को आपने पैसा दिया, और ऐसे कितने निवेशक हैं जिनको अभी तक आपने कुछ भी नहीं दिया। ये तीनों प्रकार के निवेशकों की भी इन्होंने लिस्ट मांगी। इसके अलावा जो ईयर वाइज शेयर होल्डिंग पैटर्न था पीएसीएल का, यानी शेयर होल्डर यानी कंपनी के मालिक जो मुनाफा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि भाई 1 करोड़ अगर कंपनी को मुनाफा हुआ है इस महीने, तो वो सब डिवाइड करते हैं थोड़ा थोड़ा, एक ही व्यक्ति सारा मुनाफा नहीं रखता है, सब लोग मिल करके रखते हैं। तो वो हर साल आपने किस प्रकार से मुनाफा आपस में शेयर किया उसकी जानकारी मांगी। उसके अलावा प्रोमोटरों और डायरेक्टरों के नाम की भी लिस्ट मांगी। ये भी बहुत बड़ी बात है साथियों, प्रोमोटर कौन थे कंपनी के, ये लिस्ट हम सेबी से मांग सकते हैं जो आपने इनसे मांगी, तो उस प्रोमोटर में कौन कौन लोग आए वो हमें जानना है। इसके अलावा जो कंपनी के डायरेक्टर बदलते रहते हैं, यानी कभी किसी ने रिजाइन दे दिया फिर दूसरा आ गया, फिर उसने कभी रिजाइन दिया तो तीसरा आ गया, तो ऐसा कानून नहीं है कि अपनी मर्जी से आप डायरेक्टर बनो, अपनी मर्जी से आप बंद कर दो अपना। इसके लिए जो है रजिस्ट्रार को, आरओसी को इंटीमेशन देना पड़ता है कि मैं यहाँ पे डायरेक्टर के पद पे नियुक्त हूँ, अब मैं रिजाइन देने वाला हूँ, उनको सूचना देनी पड़ती है। तो ये भी जानकारी मांगी गई सेबी द्वारा कि आपने किस प्रकार से रजिस्ट्रार को इंटीमेशन दिया रेजिग्नेशन का, इसकी भी हमको जानकारी दीजिए। इसके अलावा कंपनी की जो भी ये बिजनेस एक्टिविटी थी उसका उन लोगों ने विवरण मांगा, जैसे कि टर्नओवर, हर साल आपका कितना मुनाफा होता है, आपके कितने कर्मचारी हैं, मतलब जैसे मुनाफा हुआ आपको फिर आपने कर्मचारियों को सैलरी दे दी, इसके बाद आपका कितना प्रॉफिट हुआ इन एक्टिविटीज से। इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट भी मांगी जो आप आरओसी को फाइल करते हैं, यानी एक बार आपने कंपनी बना ली तो उसमें काम खत्म नहीं हो जाता, उसके लिए भी हर साल बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, यानी कितना आया कंपनी में, कितना पैसा खर्च हुआ, फिर जो बचा उस पे टैक्स कितनी बनती है, आपने वो टैक्स भरी नहीं भरी, ये सारी जानकारियां उसने मांगी। इसके अलावा सैंपल कॉपी मांगी उन लोगों ने, सैंपल कॉपीज और एग्जीक्यूटेड और फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स, यानी जो मतलब जो एग्जीक्यूशन कर चुके हैं, यानी जो पहले से ही खाते चालू हो चुके हैं उनकी जानकारी, जो लोग नए अब एप्लीकेशन भर रहे हैं उनकी जानकारी, एग्रीमेंटों के उन लोगों ने कॉपीज मांगी, क्या जो आप जो भी पीएसीएल और एक निवेशक के मध्य में जो एग्रीमेंट हुआ उसकी कॉपियां दीजिए। अलॉटमेंट लेटर्स के उन लोगों ने सैंपल मांगे, वो कॉपियां मांगी। रजिस्टर्ड सेल डीड मांगी। ऑल डॉक्यूमेंट्स कंसर्निंग इन्वेस्टमेंट्स इन द स्कीम्स, यानी कि एक स्कीम में पैसा निवेश करने के लिए जितने भी मध्य में दस्तावेज हुए, यानी आपने पीएसीएल में जब से लेके खाता खोला उस तारीख से लेकर के जिस तारीख को आपकी मैच्योरिटी आपको मिल गई आपके हाथ में, उसके मध्य में जितने भी दस्तावेज लगते हैं वो सारे दस्तावेज की सैंपल कॉपीज मांगी सेबी ने पीएसीएल से। इसके अलावा लिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स हु हैव ऑप्टेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंड ऑन देयर ओन, यानी ऐसे ग्राहकों की लिस्ट मांगी जिन लोगों ने स्वयं ही बोल दिया कि हमको पैसा चाहिए, हमको संपत्ति नहीं चाहिए, हमको आपकी तमिलनाडु की जमीन नहीं चाहिए। अब मुझे आप बताइए ऐसे लिस्ट में कितने लोग होंगे। 100% लोग इसी लिस्ट में नाम आता है जो लोग संपत्ति ना लेकर के पैसे मांगते थे।
पूरी पीएसीएल में कोई एक ग्राहक ऐसा नहीं होगा जो संतुष्ट होगा कि अपनी मुझे संपत्ति दो। कभी कोई नहीं चाहता इतना दूर संपत्ति लेना। तो मेरे हिसाब से तो इस लिस्ट में सब कुछ आया हो, सारे लोगों के नाम आने चाहिए। और हमको सेबी से इस लिस्ट की भी मांग करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लॉट अलॉटमेंट का सीधा कनेक्शन इससे है कि उस लिस्ट में आपका नाम कंपनी ने डाला कि नहीं डाला। यदि उस लिस्ट में आपका नाम शामिल है तो फिर आपके स्टेटस में प्लॉट अलॉटमेंट क्यों दिखा रहा है, ये भी बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं कह रही हूँ पूरा ऑर्डर समझिए, इससे आपको भुगतान का रास्ता साफ नजर आएगा। 21-22 का हमको अलग से मैटर है, भुगतान का अगर रास्ता देखना है तो वो ऑर्डर पढ़ने से ही मिलेगा। तो ये हमें दो चीजें मिल गई कि एक तो हमको प्रमोटरों की लिस्ट चाहिए ताकि हम बोल सके कि ये लोग ही बोला करते थे हमें पैसा जमा करने के लिए, और दूसरा हमको ऐसे लोगों की लिस्ट चाहिए जिन लोगों ने कंपनी में ऑप्ट कर दिया, मतलब कि उन लोगों ने मना कर दिया कि हमको संपत्ति नहीं पैसा चाहिए। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज डन बाय द कंपनी ऑन द लैंड अलॉटेड टू द कस्टमर्स, यानी कि कंपनी जो कस्टमर को लैंड देने का वादा करती थी, उस लैंड पर आखिर कंपनी करती क्या थी, किस प्रकार से डेवलपमेंट करती थी, उसकी जानकारी मांगी। यानी चरस गांजे की खेती करना थोड़ी नहीं अलाउ है कि आप वहां पे वो भी खेती करो। क्या करते हैं, जो भी लीगल काम है वो बताएं, इलीगल काम है तो उसके ऊपर तो दंड लगेगा ही। इसके अलावा सेबी ने डिटेल मांगी सेलर की, पावर ऑफ अटॉर्नी की ऑफ द सेलर, यानी कि कंपनी के जो सेलर हैं, यानी कि जिनसे कंपनी खरीद रही थी संपत्ति, उनकी जानकारी मांगी कि आपने किस किस से संपत्ति खरीदी है। अब बायर की मांगी डिटेल, यानी कि जिस जिसको इन्होंने संपत्ति बेची है। इसमें खासकर उन्होंने ये, अब क्यों किया गया इसका अलग से जिक्र ये अभी हमें भी नहीं पता, इसका भी हम पता करने का प्रयास करेंगे। ये खसना नंबर 1 से लेके 4 तक इन्होंने मांगा। ये अट्टू दनपत्ती विलेज है कोई, थूथुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, ये साउथ ही साइड का कुछ लगता है। तो उसकी लोकेशन मांगी, उसका मैप मांगा, कहाँ कहाँ पर इस गांव में आपकी ज़मीन है, इस जिले में आपकी ज़मीन है। उन्होंने बाकायदा खसरा नंबर बताया, इस खसरे नंबर में कितनी लोकेशन में है आपकी ज़मीन। लैंड डिमार्केशन, कॉपी ऑफ एग्रीमेंट, सेल डीड, यानी उस संपत्ति से जुड़े हुए सारे दस्तावेज मांगे। इसके अलावा हर साल ईयर वाइज की डिटेल मांगी कि आपने कितने कस्टमरों को जो है कंपनसेशन दिया, मुआवजा दिया। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता था तो उसमें कंपनी मुआवजा देती थी अपने ग्राहकों को, वो या डेथ, किसी की मृत्यु हो जाने पर देती थी। द कंपनसेशन डिस्पर्स्ड, यानी कि कितने ग्राहकों को दिया और कितना पैसा आपने कंपनसेशन के तौर पे दिया। इसके अलावा कितने ग्राहकों को आपने लोन दिया, और इसके अलावा शायद दोबारा से यही चीज आ गई है कि कितने ऐसे ग्राहक थे जो कि जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसका उसका उपयोग ना करके वो पैसा ले रहे थे। मतलब यही प्रकार की सारी जानकारियां सेबी ने पीएसीएल से मांगी। इस पर जवाब देते हुए पीएसीएल ने सेबी को बताया कि गुणवंत एग्रोटेक लिमिटेड के नाम से सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की थी, फिर उसका नाम बदल के पल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड इन्होंने नाम कर दिया, और उसके बाद पीएसीएल लिमिटेड नाम कर दिया गया। तब भी सेबी ने इनसे ये नहीं पूछा कि ये जो पीएसीएल लिमिटेड आप लिखते हैं, इसमें एल का मतलब क्या है, ये जो एक एल है ये एक्स्ट्रा क्यों है। ये भी हम सेबी से पूछ सकते हैं कि इसमें 2 एल का मतलब क्या है। जब लिमिटेड इधर अलग से आ गया तो इस एल का मतलब क्या है। रजिस्ट्रेशन करते समय क्या आप इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं इतना, और अगर नहीं देते हैं तो तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं। आरओसी जयपुर ने में जो रजिस्ट्रार बैठा था उसने कहा कि सैलरी ली थी, जो उसने उससे ये भी नहीं पूछा कि पीएसीएल लिमिटेड का मतलब क्या है। अब ये सब जानकारी देने के साथ साथ पीएसीएल ने अन्य क्या क्या जानकारी दी, लिस्ट ऑफ इट्स ऑफिस, अपने ऑफिसों की जानकारी दी, कॉरपोरेट ऑफिस की जानकारी दी, कस्टमर सर्विस सेंटर्स की जानकारी दी कि कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, और इसके अलावा द डिटेल्स ऑफ डिक्टेटरशिप्स ऑफ इट्स डायरेक्टर्स, द एड्रेस पेन ऑफ प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स,
द डिटेल ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि डायरेक्टर्स की जो डिक्टेटरशिप्स है वो उन लोगों ने दी, उसकी जानकारी दी। ये प्रमोटर और डायरेक्टर के एड्रेस दिए, पेन दिए, इनकी जानकारी हमको भी मांगनी चाहिए कि कौन कौन आखिर डायरेक्टर है, कौन कौन प्रमोटर है। डायरेक्टर तो चलो अब सार्वजनिक कर रहे हैं, प्रमोटर की जानकारी भी हमको सार्वजनिक चाहिए। इसके अलावा ये लोग कब अपॉइंट हुए और कब ये डिसमिस हुए, मतलब रेजिग्नेशन दिया इन लोगों ने, यानी कब नियुक्ति हुई और कब इन लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दिया, इसकी जानकारी दी। मांगी तो थी उन्होंने, अब इन लोगों ने इसकी जानकारी दी। इसके अलावा कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लिस्ट ऑफ द की मैनेजमेंट पर्सन्स ऑफ पीएसीएल। इसका मतलब होता है कि जब भी हम कोई कंपनी बनाते हैं तो हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, उसमें हम कंपनी के बारे में सब जानकारी लिखते हैं कि हम कंपनी क्यों स्थापित कर रहे हैं, अब कंपनी स्थापित कर रहे हैं तो इसको चलाएंगे कैसे, क्या करेंगे इस कंपनी में, मुनाफा कैसे कमाएंगे। ये सारी जानकारी एक पूरी फाइल बना करके तैयार करके वो रजिस्ट्रार को सौंपी जाती है। ऐसे कंपनी नहीं खुल जाती कि हमको पीएसीएल लिमिटेड खोलनी है तो बस चले गए, साइन कराया, हो गया। नहीं, पीएसीएल लिमिटेड क्यों खोल रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है, इसको आप कैसे इस्तेमाल करोगे, इससे आप मुनाफा कैसे कमाओगे, तो ये पूरे जो दस्तावेज बनते हैं इनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। इसके अलावा की मैनेजमेंट पर्सन्स ऑफ पीएसीएल, इसकी जानकारी भी लेना अति आवश्यक है कि की मैनेजमेंट पर्सन यानी कि सबसे महत्वपूर्ण मुख्य योग्यता निभाने वाले लोग इस पीएसीएल में थे कौन कौन आखिर, यानी जो बेस थे इस कंपनी के, इनके बिना ये कंपनी चल ही नहीं सकती। ये लिस्ट भी हमारे लिए निकालना अति आवश्यक है। इसके अलावा सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ बैलेंस शीट्स along with the annual reports of the financial years starting from 1996 to year 2010-11, certified copies of income tax return for the assessment year 1996-97 to 2012-13। यानी कि इन लोगों ने बैलेंस शीट भी दे दी, यानी बैलेंस शीट में लिखा जाता है कि कंपनी को एक साल में कितने निवेशकों ने कितना पैसा दिया, इस पैसे से कर्मचारियों को कितना वेतन दिया गया, एजेंटों को कितना कमीशन दी गई, और संपत्ति खरीदी कितने में खरीदी, उसके अन्य खर्चे, डेवलपमेंट में क्या क्या, उसको विकसित करने में क्या क्या खर्च हुआ, ये सब काट पीट के अब कंपनी को कितना मुनाफा बचा, ये सारी जानकारी जो होती है बैलेंस शीट में होती है। तो जब से कंपनी स्थापित हुई 1996 से लेकर के 2011 तक की बैलेंस शीट सेबी को सौंप दी पीएसीएल ने। इसके अलावा जो इनकम टैक्स रिटर्न भरती थी वो पूरा 2013 तक का सौंप दिया। 1996 से लेकर के 2013 तक के इनकम टैक्स रिटर्न जितने भी भरे होंगे पीएसीएल ने वो सौंप दिए। इसके अलावा आपको याद होगा बीच में अनिल सेठ जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है कंपनी का, उसका भी बीच में कहीं स्टेटमेंट आया था कि इसने लोन दिया हुआ है। इसकी तह तक भी हमको जाना है, इसके सबूत हैं हमारे पास और अन्य भी सबूत हमें जुटाने पड़ेंगे। ये सिर्फ मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, ये सारे मैटर अपने दिमाग में रखिए। इतनी जानकारी देने के बाद पीसीएल ने सेबी से कहा कि अब जो आप अन्य आपने इतनी सारी जानकारियां मांगी हैं तो ये तो बहुत सालों की जानकारियां हैं, इधर उधर तितिर बितिर हो गई हैं, कुछ हमारे पुराने रिकॉर्ड में है, कुछ हमारे, अब भाई कंप्यूटर लैपटॉप ये सब भी चेंज हुए होंगे वहाँ आखिर ऑफिस में, तो कुछ पुराने रिकॉर्ड में है, तो वो सब हमको निकालने में थोड़ा समय लगेगा। इस पर 11 अप्रैल 2013 को सेबी ने पीएसीएल को फिर याद कराया कि आप याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए थे, पर चलिए हम आपको एक हफ्ते का समय देते हैं, इस एक हफ्ते में आप हमको बचा खुचा सारा डाटा हमें दीजिए। इसके बाद पीएसीएल ने क्या बोला, एक तो 18 अप्रैल 2013 को बोला, 26 अप्रैल 2013 को बोला, अब स्टेटमेंट क्या दिया, और ये 6 मई 2013, 14 मई, 17 मई, मतलब धीरे धीरे कर करके देंगे। इन्होंने बाकी की जानकारी जय दी। हिंद, बाकी जय क्या क्या भारत। जानकारी दे दी इन्होंने, जो जो सब सेबी द्वारा मांगी गई थी।
अब जो जो जानकारी पीएसीएल ने सेबी को दी, ये मैं आपको कल समझा दूंगी क्या क्या जानकारी दी। पर जाहिर सी बात है, दी वही जानकारी है जो उसने मांगी। ये इतनी भी कोई दूध की धुली नहीं थी पीएसीएल की एक्स्ट्रा भी अपने आप दे दे। तो ये जानकारी हम कल पढ़ लेंगे। आज के लिए हमने इतना तो जाना कि सेबी ने पीएसीएल से मांगा क्या क्या। यानी जो लोग कहते हैं कि सेबी ने अंधाधुंध बस ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो इसकी जड़ तक जाना अति आवश्यक है। सेबी ने बस ऐसे ही नहीं कि उसका मन किया तो उसने बैन कर दिया, उसने ये सब जानकारियां मांगी। और ये सब आपसे आपके सीनियर ने छुपाया कि सेबी पीएसीएल से ये सब जानकारियां ले रही है, और पीएसीएल सेबी को ये जानकारी दे रही है। अब जब उसके ऊपर बैन लग गया तो उसके बाद बस सब सेबी ऐसी सेबी वैसी। भाई आप जड़ तक गए कि सेबी ने कार्रवाई पहले की क्या? इतने समय से जो मैटर चल रहा था, तो बस मैटर चल रहा है, मैटर चल रहा है। क्या मैटर चल रहा है इससे किसी को लेना देना नहीं था। और आज भी आप दानगढ़ से बोलिए कि लाइव में जो आएंगे आप, तो क्या आप इस ऑर्डर की कॉपी पढ़ सकते हैं? क्या वो पढ़ के बता सकता है इस ऑर्डर में क्या लिखा है? क्या वो इस बात का जवाब दे सकता है कि पहले क्यों नहीं इसने इस ऑर्डर के बारे में बताया? वो कुछ नहीं बताएगा। उसको बस भटकाना है, वो भटकाएगा। पोर्टल मैंने चालू कराया, हमने ट्विटर पे ट्वीट किया तो पोर्टल चालू हो गया। अब ऐसा कौन सा ट्वीट किया कि पोर्टल पे तुम्हारा स्टेटस में एक प्लॉट अलॉटमेंट बताने लग गया? थोड़ा सोच समझ कर संभल कर चलिए। एक एक रास्ते में इतने बेईमान खड़े हैं आपके रास्तों में कि आपको भी अंदाजा नहीं है। किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है कि वो ईमानदार है कि बेईमान है। इसलिए हम ये ऑर्डर पढ़ रहे हैं, ना कि आपको सीधे कार्रवाई की तरफ लेके चल रहे हैं। पहले ऑर्डर पढ़िए, ऑर्डर समझिए क्या मैटर है, क्या इन लोगों ने छुपाया और इसको छुपाने का इनका मकसद क्या हो सकता है। ये समझने के बाद आप कार्रवाई करिए, तो आपका भी दिमाग खुलेगा कि हमें किस ओर बढ़ना चाहिए। अंधाधुंध बस नहीं चलना है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमसे जुड़ने के लिए। अभी हमने इतना पढ़ा है, कल हम इसको और पढ़ लेंगे और कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते ये कंप्लीट हो जाए ऑर्डर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।